क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग, जिनके पास बेहतरीन डिग्रियां हैं या जो डेटा का विश्लेषण करने में एकदम माहिर हैं, वो अक्सर शेयर बाजार में या अपने करियर में सबसे विनाशकारी और बचकाने फैसले क्यों लेते हैं? हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। हम हमेशा सोचते हैं कि हाई आईक्यू वाला इंसान हमेशा लॉजिकल ही सोचेगा। बिल्कुल, हम मानकर चलते हैं कि उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। लेकिन जब बात असली दुनिया के दबावों की आती है, तो ये लॉजिकल सुपर कंप्यूटर वाली छवि एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। एकदम सही कहा। और आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं, मास्टरिंग द माइंड, नेविगेटिंग द 8 हिडन डिसीजन ट्रैप्स, उसमें यही बताया गया है कि इस विफलता का कारण बुद्धि की कमी या कोई खराब नियत बिल्कुल नहीं है। मतलब ये बहुत ही दिलचस्प है कि समस्या हमारे आईक्यू में नहीं है। हमारा आज का मिशन ही यही है कि हम गहराई से समझें कि इंसान का अपना दिमाग उसे कैसे और क्यों धोखा देता है। इसके पीछे की वो फ्लॉड थिंकिंग यानी सोचने की दोषपूर्ण प्रक्रिया क्या है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी समस्या हमारे मनोविज्ञान और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जुड़ी है। मतलब इंसान का दिमाग लाखों सालों में जंगल में जिंदा रहने के लिए विकसित हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो जंगल के हिसाब से बना है, ना कि आज के इन जटिल फाइनेंशियल मार्केट्स या करियर के उलझनों को सुलझाने के लिए। जो मानसिक शॉर्टकट्स जंगल में हमारी जान बचाते थे, वही आज हमें गलत निवेश की तरफ धकेल देते हैं। तो इसका मतलब ये जो डिसीजन ट्रैप्स हैं, ये पूरी तरह से अदृश्य होते हैं। बिल्कुल। इंसान को महसूस ही नहीं होता कि वो किसी जाल में फंस चुका है। उसे लगता है कि वो बहुत लॉजिकल फैसला ले रहा है। ठीक है, इसे गहराई से समझते हैं। किसी भी गलत फैसले की शुरुआत अक्सर पहले कदम से ही हो जाती है। स्रोत में इसे प्लंजिंग इन यानी बिना सोचे समझे कूद पड़ना कहा गया है। हाँ, बिना सोचे सीधा एक्शन लेना। जैसे मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर कोई ट्रेडिंग सिग्नल आया, वहां हजारों लोग अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। अब ऐसे माहौल में एक आम ट्रेडर बिना ये सोचे कि ये ट्रेड उसकी अपनी स्ट्रैटेजी में फिट बैठता है या नहीं, बस सीधे पैसा लगा देता है। और इसके पीछे डोपामीन का बहुत बड़ा खेल होता है। जब कोई ऐसा मौका दिखता है जहां तुरंत पैसा बनने की उम्मीद हो, तो दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो रिवॉर्ड चाहता है। मतलब उस एक्साइटमेंट में एनालिटिकल थिंकिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। एकदम बंद। ट्रेडर बस ये सोचता है कि मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए ताकि मैं पीछे न छूट जाऊं, जबकि शांत दिमाग से उसे पूछना चाहिए था कि क्या ये ट्रेड मेरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेज सिरदर्द देके क्लिनिक में जाए। हाँ, और डॉक्टर क्या करे? और डॉक्टर उस मरीज का ब्लड प्रेशर चेक किए बिना या कोई बीमारी पूछे बिना सीधे एक बहुत भारी पेन किलर का इंजेक्शन लगा दे। मतलब बिना सही डायग्नोसिस के सीधा दवा दे देना। ये बहुत ही सटीक तुलना है। और इस तरह बिना सोचे एक्शन लेने का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इससे एक झूठी संतुष्टि मिलती है। ट्रेडर को लगता है कि अरे वाह, मैंने बहुत तेज एक्शन लिया। उसे अपने एक्शन पे गर्व होता है। बिल्कुल। लेकिन उसने असली समस्या को समझा ही नहीं होता। और यहीं से दूसरा बड़ा जाल शुरू होता है, जिसे स्रोत में फ्रेम ब्लाइंडनेस कहा गया है। फ्रेम ब्लाइंडनेस मतलब समस्या को गलत नजरिए से देखना है ना? हाँ, और ये तब और भी खतरनाक हो जाता है जब कोई इंसान पहले से ही नुकसान में चल रहा हो। स्रोत में इस फ्रेम ब्लाइंडनेस का जो विवरण है वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। जब किसी ट्रेड में भारी नुकसान हो रहा होता है तो इंसान का पूरा नजरिया बस एक ही बात पर अटक जाता है कि ये लॉस रिकवर कैसे करूं। वो पूरा का पूरा दिमाग सिर्फ उस लाल रंग के आंकड़े को हरे रंग में बदलने में लग जाता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। लॉस एवर्जन मतलब नुकसान का डर। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से 100 रुपए खोने का दर्द 100 रुपए कमाने की खुशी से दोगुना ज्यादा होता है। तो जब दिमाग इस दर्द में होता है, वो लॉजिक भूल जाता है। तो वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और भी ज्यादा रिस्क लेने लगता है। बिल्कुल। वो भूल जाता है कि असली सवाल ये नहीं है कि लॉस रिकवर कैसे हो। असली सवाल ये है कि क्या करंट डेटा के हिसाब से ये ट्रेड अभी भी लॉजिकल है। और अगर जवाब ना है तो तुरंत उस स्टेट से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन वो गलत फ्रेम उसे सोचने ही नहीं देता। और कई बार तो इससे भी अजीब स्थिति होती है। इंसान अपना फ्रेम खुद भी नहीं बनाता, बाहरी लोग बड़ी चालाकी से उसके लिए एक फ्रेम सेट कर देते हैं। बिल्कुल। और उसे पता भी नहीं चलता। हाँ, इसे स्रोत में लैक ऑफ फ्रेम कंट्रोल कहा गया है। जैसे कोई ब्रोकर या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कह दे कि भाई ये स्टॉक बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एकदम सही।
और हमारा दिमाग स्वभाव से ही आलसी होता है, वो एनर्जी बचाना चाहता है। तो जब कोई एक्सपर्ट बनकर हमें बनी बनाई कहानी सुनाता है तो दिमाग उसे तुरंत मान लेता है। ब्रोकर के उसे एक वाक्य ने पूरा दायरा ही सेट कर दिया। अब इंसान का ध्यान बस इस बात पर अटक जाता है कि स्टॉक को आज खरीदूं या कल। वो ये सोचना ही भूल जाता है कि क्या ये निवेश मेरी प्लानिंग के हिसाब से सही है, क्या इसमें रिस्क ज्यादा तो नहीं है। वो बस उस ब्रेकआउट के तिलिस्म में खो जाता है। ये सच में बहुत हैरान करने वाला है कि शुरुआत की ये गलतियां कैसे पूरी दिशा ही बदल देती हैं। लेकिन मान लीजिए किसी ने इन शुरुआती बाधाओं को पार कर लिया। अच्छा, मान लेते हैं। उसने प्रॉब्लम सही से डिफाइन कर ली, अपना फ्रेम भी सेट कर लिया, तो क्या अब वो सुरक्षित है? स्रोत के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब यहां से इंसान का अपना अहंकार और सफलता का नशा शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, ये सफलता का भ्रम शायद सबसे बड़ा और विनाशकारी जाल है। जब शुरुआत में किसी को 2-4 ट्रेड्स में मुनाफा हो जाता है तो उसे लगता है कि अब तो मार्केट पूरी तरह समझ आ गई है। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन जब लगातार फायदा होता है तो दिमाग एक नई कहानी बना लेता है। वो किस्मत से मिले मुनाफे को अपनी खुद की बहुत बड़ी बुद्धिमानी मान बैठता है। बिल्कुल, और इस भ्रम के चक्कर में वो अपने ही बनाए हुए रिस्क मैनेजमेंट के नियम तोड़ देता है। वो अपनी क्षमता से बहुत बड़े दांव लगाने लगता है, ये सोचकर कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। और यहीं से किसी बहुत बड़े नुकसान की नींव रखी जाती है। यह अहंकार सिर्फ रिस्क ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे दिमाग को आलसी भी कर देता है। हाँ, जिसे कॉग्निटिव माइजरलीनेस कहते हैं। मतलब इंसान खुद को अजेय समझकर रिसर्च करना बंद कर देता है और शॉर्टकट ढूंढने लगता है। स्रोत में से शॉर्ट साइटेड शॉर्टकट्स कहा गया है। जैसे अगर किसी स्टॉक का दाम पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपर जा रहा है तो बस इसी एक बात पर मान लेना कि कंपनी बहुत मजबूत है, बिना बैलेंस शीट देखे, बिना बिजनेस मॉडल समझे। क्योंकि दिमाग को ये सब पढ़ने और एनालाइज करने में बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो वो शॉर्टकट लेता है कि अरे कीमत बढ़ रही है, मतलब सब बढ़िया ही होगा। जबकि असलियत में उस तेजी के पीछे किसी ऑपरेटर का पंप एंड डंप गेम हो सकता है या कोई फेक न्यूज हो सकती है। सिर्फ एक सतही डेटा के आधार पर इतना बड़ा फैसला लेना बहुत ही कमजोर सोच है। और इसी जल्दबाजी का एक और रूप है जिसे स्रोत शूटिंग फ्रॉम द हिप कहता है। बिना किसी प्लानिंग के तुरंत रिएक्ट करना। जैसे मार्केट में कोई अचानक खबर आई और बस पलक झपकते ही पोजीशन बदल ली। बिना सोचे समझे गोली चलाना। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा एक सवाल है, क्या तुरंत फैसले लेना यानी ये शूटिंग फ्रॉम द हिप हमेशा इतना बुरा होता है? अच्छा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में तो कहा जाता है कि टाइम ही पैसा है, जो जितनी जल्दी रिएक्ट करेगा वो उतना आगे रहेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास तो वो गट फीलिंग होती है ना, वो सेकंडों में फैसले लेता है। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और यहीं पर एक नौसिखिए की जल्दबाजी और एक प्रोफेशनल की फुर्ती के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो दोनों में क्या फर्क है? जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी न्यूज पर सेकंडों में ट्रेड लेता है तो वो शूटिंग फ्रॉम द हिप नहीं कर रहा होता है। उसकी वो तुरंत प्रतिक्रिया हफ्तों या महीनों की कठिन तैयारी का रिजल्ट होती है। अच्छा, मतलब उसके दिमाग में पहले से पूरा फ्लो चार्ट बना होता है? एकदम सटीक। उसे पहले से पता होता है कि अगर ये घटना घटी तो उसे क्या करना है, अगर कीमत इस पॉइंट पर गई तो एंट्री लेनी है, अगर गलत साबित हुए तो स्टॉप लॉस हिट करवाकर बाहर आना है। तो उसकी ये प्रतिक्रिया एक कैलकुलेटेड रिफ्लेक्स है। बिल्कुल, जो प्रैक्टिस से आती है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक आम निवेशक सिर्फ न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज देखकर घबराहट या लालच में बाय या सेल बटन दबाता है तो वो पूरी तरह से एक इम्पल्सिव कदम होता है। मतलब एक तरफ पूरी तैयारी के साथ किया गया हमला है और दूसरी तरफ बिना ढाल के मैदान में कूद जाना। बहुत सही कहा। लेकिन इस पूरी पहेली में एक और बहुत बड़ी परत है। वो क्या? मान लीजिए किसी ने अपने अहंकार पर काबू पा लिया, वो शॉर्टकट नहीं ले रहा, उसने पूरी तैयारी भी कर ली। ठीक है। फिर भी एक बाहरी ताकत उसे बर्बाद कर सकती है, और वो ताकत है भीड़ का दबाव, जिसे स्रोत ग्रुप फेलियर कहता है। ओह, हर्ड मेंटालिटी, सोशल मीडिया का हाइप और भीड़ की चाल। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें फिर से एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जाना होगा। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, है ना? बिल्कुल, जहां शिकारियों का खतरा होता था। तो अगर पूरा कबीला अचानक किसी दिशा में भागने लगे तो सबसे सुरक्षित विकल्प क्या था? यही कि बिना सवाल किए उनके पीछे भागो। एकदम सही। जो इंसान रुककर ये जांचने की कोशिश करता कि भीड़ क्यों भाग रही है, वो अक्सर किसी जानवर का शिकार बन जाता था।
इसलिए भीड़ के पीछे चलने की ये प्रोग्रामिंग हमारे डीएनए में बहुत गहराई तक रची बसी है। तो जब कोई इंसान भीड़ के खिलाफ जाता है तो उसे सचमुच एक मनोवैज्ञानिक दर्द महसूस होता है। हाँ, दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। यही कारण है कि जब ट्विटर या रेडिट पर हर कोई किसी मीम स्टॉक या क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा होता है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो इतना हावी हो जाता है। वो फोमो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो प्रोग्रामिंग जंगल में हमारी जान बचाती थी वही मार्केट्स में हमें कंगाल कर देती है। क्योंकि जब तक कोई खबर आम जनता या भीड़ तक पहुंचती है तब तक स्मार्ट मनी अपना मुनाफा कमाकर निकल रही होती है। बिल्कुल, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो इस शोर शराबे से खुद को अलग रखकर इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से सोचने की हिम्मत रखता है। स्वतंत्र सोच जरूरी है, लेकिन इसके रास्ते में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा खड़ा है। श्रोत इसे फूलिंग योरसेल्फ अबाउट फीडबैक कहता है। अपने आप को धोखे में रखना। हाँ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने भीड़ के प्रभाव में आकर कोई रैंडम स्टॉक खरीद लिया। कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन किस्मत से मार्केट में कोई लहर आई और वो स्टॉक रॉकेट हो गया। उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। और यहीं पर दिमाग अपना सबसे खतरनाक खेल खेलता है। वो तुरंत इतिहास को दोबारा लिख देता है। मतलब वो उस मुनाफे का पूरा क्रेडिट अपनी तथाकथित शानदार स्ट्रैटेजी को दे देता है। बिल्कुल, उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा एनालिस्ट है। यही मेरा सवाल है। जब बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हों, हर तरफ प्रॉफिट दिख रहा हो, तो एक इंसान कैसे खुद को निष्पक्ष रखकर ये कह सकता है कि नहीं, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, ये सिर्फ मेरी अच्छी किस्मत थी। सफलता की चमक में ये स्वीकार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन असली प्रोफेशनल और एक आम सट्टेबाज के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। तो इसका समाधान क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समाधान है रिजल्ट यानी आउटकम से ध्यान हटाकर पूरी प्रोसेस पर फोकस करना। प्रोसेस पर फोकस करना। हाँ, एक असली निवेशक कभी इस बात से अपने फैसले का इवैल्यूएशन नहीं करता कि उसने कितना पैसा कमाया। वो ये देखता है कि क्या उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही था। क्या एंट्री से पहले कोई क्लियर थीसिस थी? क्या रिस्क कैलकुलेट किया गया था? क्या भावनाएं कंट्रोल में थी? अगर इन सवालों का जवाब ना है और फिर भी मुनाफा हो गया है तो एक समझदार निवेशक इसे अपनी जीत नहीं मानता। वो इसे खतरे की घंटी मानता है। बिल्कुल, क्योंकि खराब प्रोसेस से कमाया गया पैसा मार्केट आज नहीं तो कल वापस छीन ही लेता है। किस्मत के सहारे आप लंबी रेस नहीं जीत सकते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने देखा कि कैसे दिमाग बिना सोचे छलांग लगाता है, गलत फ्रेम में फंसता है, ईगो में अंधा होता है, भीड़ के पीछे भागता है और अपनी ही सफलता पर खुद से झूठ बोलता है। ये सारी गलतियां हमने समझ लीं, लेकिन सवाल ये है कि इस दोषपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग से बचा कैसे जाए? स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, वो बेटर डिसीजंस लेने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी देता है। हाँ, इन ट्रैप्स से बचने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। मतलब दिमाग की जल्दबाजी पर जानबूझकर ब्रेक लगाना। इस फ्रेमवर्क के 5 अहम कदम बताए गए हैं। पहला है तुरंत रिएक्ट करने की बजाय रुककर समस्या को क्लियरली डिफाइन करना, यानी सही सवाल पूछने की कला सीखना। और दूसरा कदम है कभी भी सिर्फ एक विकल्प के मोह में नहीं पड़ना, दिमाग को फोर्स करना कि वो कम से कम 3-4 अलग-अलग मल्टीपल ऑप्शन सोचें। बिल्कुल। और तीसरा कदम क्या है? रिस्क का निर्दयी होकर एनालिसिस करना। निर्दयी होकर मतलब फायदे से पहले ये सोचना कि इसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और चौथा कदम है कि फैसले अपनी भावनाओं या सोशल मीडिया की कहानियों पर नहीं बल्कि वेरीफाइड डेटा के आधार पर लेना। और पांचवां, जो शायद सबसे मुश्किल है, हर फैसले के बाद चाहे नतीजा कुछ भी हो, उस पूरी प्रोसेस का ईमानदारी से रिव्यू करना और उससे सीखना। ये रिव्यू वाला पार्ट ही है जो इंसान को ग्रो करने में मदद करता है। अगर मैं इसे किसी रूपक में ढालने की कोशिश करूं, तो ये पूरी प्रक्रिया ऐसी है जैसे किसी कंप्यूटर में एक एडवांस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया हो, या हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? जिस तरह इम्यून सिस्टम बाहरी वायरस को घुसते ही पहचान कर खत्म कर देता है, उसी तरह ये 5 कदमों वाला सिस्टम गलत लॉजिक और इमोशनल वायरस को दिमाग के कंट्रोल रूम तक पहुंचने से रोकता है। बिल्कुल। जब इस प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप ही फ्रेम ब्लाइंडनेस या भीड़ की चाल वाले ट्रैप से बच जाता है। क्योंकि ये सिस्टम इम्पल्सिव होकर काम करने ही नहीं देता, ये हर विचार को एक फिल्टर से गुजरने पर मजबूर कर देता है। एकदम सही। तो इस पूरी गहरी चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है
कि चाहे बात इन्वेस्टमेंट की हो, करियर चेंज की हो या जिंदगी के किसी भी बड़े फैसले की, हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। और इन डिसीजन ट्रैप्स में फंसने का मतलब है अपना पैसा और कीमती वक्त दोनों बर्बाद करना। एक स्मार्ट डिसीजन मेकर बनने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी गलती ना करे। इसका मतलब है अपनी खुद की साइकोलॉजिकल कमजोरियों को मानना और एक डेटा ड्रिवन प्रोसेस बनाना। अपने ही दिमाग के लिमिटेशंस को समझना ही आज के टाइम का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और इसी बात के साथ चर्चा के अंत में एक कदम आगे बढ़कर सोचने का वक्त आ गया है। एक ऐसा विचार जो हमें अपनी आज की दुनिया को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। वो क्या है? जरा आज के इस डिजिटल वर्ल्ड पर गौर कीजिए। हम एक ऐसे युग में हैं जहां 24 घंटे न्यूज चलती है। फोन पर हर सेकंड आने वाले नोटिफिकेशंस सीधे हमारे दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स को हिट करने के लिए बनाए गए हैं। और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स भी तो यही करते हैं। बिल्कुल, वो जानबूझकर हमें उन्हीं लोगों और विचारों के बीच रखते हैं जिनसे हम सहमत होते हैं, ताकि हमारी हर्ड मेंटालिटी और मजबूत हो सके। ये तो सच में बहुत डरावना है। तो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये पूरा का पूरा मॉडर्न टेक इकोसिस्टम जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसान लगातार इन 8 मानसिक जालों में फंसता ही रहे? ये तो बहुत गहरा सवाल है। इस सिस्टम में इंसान को सोचने का टाइम ही नहीं दिया जाता। उसे हमेशा एक नकली जल्दबाजी में रखा जाता है। ऐसे मैनिपुलेटिव माहौल में जहां हर ऐप हमारा ध्यान खींचना चाहती है, वहां स्वतंत्र रूप से सोचना और खुद को इन जालों से बचाना शायद आज के समय की सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती बन गई है। क्या हमारा ये मानसिक एंटीवायरस इस शोर से लड़ने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर विचारशील इंसान को खुद तलाशना होगा।